यस बच्चों, कंटिन्यू करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। बेटा हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, कुछ एप्लीकेशंस लेने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने पढ़े, ठीक है, उसी पे थोड़ा हम लोग थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं। जो क्वेश्चंस आपको जनरली देखने को मिलेंगे नहीं, लेकिन वैसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है। देखते हैं। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे, अब मैं आपको नाम लिख के देता हूँ, आप कंपाउंड को जो स्ट्रक्चर जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसको आपको ड्रॉ लिखना है, ठीक है। कंपाउंड का नाम है बच्चों सोडियम, ठीक है, टेट्रा क्लोराइडो एंड दिस इज क्लोराइडो। और लास्ट है बच्चों पैलेडेट, PALLADAT, ठीक है, पैलेडेट एंड सेकेंड। ये दे रखा है, मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, सोडियम टेट्रा क्लोराइडो पैलिडेट एंड बच्चों सेकेंड। इसका आपको जो स्ट्रक्चर है वो आपको लिखना है। यस, ओके। देखो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिया है। यस, क्वेश्चन मैंने आपको दिया है सोडियम टेट्रा क्लोराइडो एंड पैलिडेट, और लास्ट में लिखा है मैंने सेकेंड रोमन के अंदर, ठीक है। ये आपको मैंने कंपाउंड का नाम लिख के दिया है, आपको बच्चों बताना है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इसका, तो मैं चेक करता हूँ यहाँ पे। ओम में लिखा है NaPdCl4। ओम एक चीज पूछता हूँ, यहाँ पे सोडियम कितने होंगे? यहाँ पे सोडियम एक होगा, दो होंगे, यही तो है। सोडियम कितने होंगे? सोडियम यहाँ पे कितने होंगे? हाँ वो इम्पोर्टेंट है, वो भी साथ में लिखना पड़ेगा, ठीक है। यस, तो आप लोगों ने किया है, सॉल्व किया, यस देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, आपको क्या दिख रहा है? आपको पता है काउंटर आयन कौन सा होगा, ठीक है। इस गिवन स्ट्रक्चर में तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, तो काउंटर आयन कौन सा होगा? काउंटर आयन का मतलब जो आपका आयोनाइजेशन स्पेयर में प्रेजेंट होगा। तो आयोनाइजेशन स्पेयर में बच्चों क्या प्रेजेंट होता है? ये आपको जो फर्स्ट दिख रहा है सोडियम। स्टार्टिंग यहीं से करते हैं ना। अगर आपको पता है प्रीवियस जो फॉर्मूले हम लोग डिस्कस कर रखे हैं, उनसे नाम लिखा था, तो ये क्या होगा? कैटायन। सबसे फर्स्ट वाला ये तो कैटायन ही होगा। कैटायन मतलब ये काउंटर आयन, काउंटर आयन, ठीक। अच्छा, बाकी जो सेक्शन है वो आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा। तो टेट्राक्लोराइड हो, ये पूरा का पूरा यहाँ पे Cl क्या है बेटा? ये आपका यहाँ से लिगेंड होगा, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे पैलेडेट, पैलेडियम के साथ बात करी जा रही है, तो ये क्या होगा? सेंट्रल मेटल आयन। डेफिनेटली यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कुछ ना कुछ होगा पॉजिटिव में, तो सेंट्रल मेटल एटम पैलेडियम, पैलेडेट लिखा है तो आयन होगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर? ओके। और जो भी आपको पता है जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, उसके अंदर क्या होता है? सारे के सारे जो लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, आयोनाइजेशन स्फीयर में क्या होता है बच्चों? इधर देखो फ्रंट में सोडियम दिख रहा है, तो ये तो प्रेजेंट हो नहीं सकता है ना। सेंट्रल मेटल एटम ही तो आपका क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट, ये तो बाहर प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये तो इतना समझ में आ गया। इसका जनरल फॉर्म लिखूं मैं, क्या होगा? तो ये सोडियम हो गया, यहाँ पे आपको पैलेडियम हो गया। पहले पहचानना पड़ेगा ना कि कौन सा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, कौन सा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो सोडियम तो बाहर हो गया, आयोनाइजेशन स्फीयर का पार्ट हो गया है। यह आपका आयोनाइजेशन स्फीयर का पार्ट होगा। जिसका ब्रैकेट वाला सेक्शन है, यह आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट होगा। इतना सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ से ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे आपका सोडियम कितना होगा और आपका जो चार्ज वगैरह है वो कितना होगा, ये समझने वाली बात। तो कैसे निकाला जाए? तो क्वेश्चन में एक हिंट दे रखी है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? पैलिडेट करके 2 लिखा है। तो पैलिडेट 2 क्या बता रहा है? पैलिडेट 2 आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे जो पैलेडियम है उसके साथ जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2 है। अरे भाई रोमन में क्या लिखते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं ना। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि सोडियम एक्स, सोडियम के पास से चार्ज तो प्लस ही वन होगा। यहाँ पे आपका पैलेडियम हो गया है, या आपका Cl4 हो गया है, और इस पे चार्ज -x। देखो लिखने का तरीका समझो।
सोडियम यहाँ पे जितना होगा, जितने नंबर्स होंगे उतना ही यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, नेगेटिव एक्स। भाई सोडियम तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही होगा ना, वो तो प्लस में मिलेगा, ये वाला सेक्शन माइनस में मिलेगा। ये लिखना समझ में आ रहा है, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म भाई एक्स यहाँ पे जितना होगा उतनी तो नंबर यहाँ पे लगा होगा। भाई सोडियम 1 होगा तो +1 चार्ज -1 होगा, सोडियम 2 होंगे तो नंबर से तो निकाल लें, एक्स की वैल्यू निकाल ली है। तो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, कि ये कैटाइन होगा तो ये एनाइन, भाई ये कैटाइन होगा तो ये एनाइन, एन को अलग कर लेते हैं तो क्या होगा एक्स। मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी, इस एक्स की वैल्यू, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, चार्ज इक्वल टू क्या होता है प्लेडियम, प्लेडियम के पास कितना है 2, तो मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ के पास क्लोरीन है तो 4 × -1 कर सकते हैं सीधा, 4 × -1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये -4 + 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी -2 आ जाएगी। ध्यान दो, एक्स की वैल्यू -2 आ गई, बिल्कुल इजी। अब एक्स की वैल्यू -2 आ गई है, तो अब यहाँ से आपको दिख गया होगा बिल्कुल कि एक्स की जगह मैं क्या पुट करूं, सीधा 2 पुट कर दूं भाई, ये तो एनाइन होगा, तो यहाँ से आप एक्स को गायब कर दो, इसको पूरा उठा के यहाँ पे लिख दो आप -2, हो गया। इधर एक्स की जगह यहाँ पे कितना लिखना है, एक्स की जगह यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा भाई, चार्ज तो बैलेंस होना चाहिए, होल चार्ज यहाँ पे कितना है -2, यहाँ पे एक सोडियम पे +1, तो 2 पे कितना हो जाएगा आपका +2, हो गया आंसर। बात सभी को समझ में आ गई। व्हाट इज द फॉर्मूला, Na2PdCl4, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। अभी सभी को समझ में आया? यस बच्चों। सेकंड क्वेश्चन दूं, करके दिखाओ जरा। सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे टेट्रा अमाइन एंड क्लोराइडो एंड नाइट्राइटो एंड कोबाल्ट थर्ड, ठीक है। ये आपको नाम दे रखा है और बताना है इसका आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, ऑप्शंस मैच करते हुए हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज कैटाइंस एनाइंस जो लिगेंड्स हैं वो सब सेम ही होंगे, बस आपको निकालना है उनके नंबर्स। तो कैसे लिखा जाए, तो आपको यहाँ पे पहले पहचान लो, टेट्रा अमाइन, ये लिगेंड से स्टार्ट है तो कहीं काउंटर कैटाइन पहले नहीं है। टेट्रा अमाइन क्लोराइडो, एन बच्चों नाइट्राइटो, लास्ट में लगा एन कोबाल्ट। ये पूरा का पूरा आपको ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही दे रखा है, ये पूरा का पूरा। बात समझ में आ रही है? और अच्छा, अगर इसके साथ में यहाँ पे ऐसा लगा दूं कि भाई कोबाल्ट थर्ड है और लिख दिया मैंने सपोज यहाँ पे क्लोराइड और साथ में, तो देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा सेक्शन जो यहाँ तक आपको देखेगा, ये पूरा सेक्शन यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये पूरा बच्चों रिप्रेजेंट किसे करेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को, यस स्क्वायर ब्रैकेट वाले। और ये सेक्शन क्लोराइड बच्चों रिप्रेजेंट किसको करेगा, काउंटर आयन को। काउंटर आयन का मतलब ये आयोनाइज होगा, मतलब कहाँ प्रेजेंट है, आयोनाइजेशन स्फीयर के साथ प्रेजेंट है, बस आसान है। टेट्रामाइन क्या है, लिगेंड है। क्लोराइडो क्या है बच्चों, ये भी लिगेंड, ये भी लिगेंड। नाइट्राइटोएन ये भी लिगेंड है। कोबाल्ट आपका है सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। लास्ट में आपको एनाइन दिख रहा है, बस स्टार्ट करो। 3 टाइप के लिगेंड है। कैटाइन एनाइन की बात करूं तो पता है कि सर क्लोराइड तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज एनाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला सेक्शन एनाइन होगा और फ्रंट वाला पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा, कैटाइन होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, तो हम एक सिंपल तरीके से लिख लेंगे इसका फॉर्मूला, CO, यहाँ पे आपका NH3 4 लिखना सीखो, रिवर्स भी Cl, यहाँ पे आपका NO2, मुझे नहीं पता NO2 कितने हैं बट ठीक है, अब यहाँ पे जितना दे रखा है उसी पे ही बात करें। यहाँ पे NO2 और लास्ट में आपका Cl, ये हमारा हो गया है जनरल फॉर्मूला। अब इस जनरल फॉर्मूले में नंबर्स भी तो जानने हैं बच्चों, नंबर्स कितने होंगे, क्या हो सकते हैं, तो निकालें क्या, निकालते हैं। ध्यान दो, यहाँ पे जो आपको, और जो आपको यहाँ पे ये 3 दे रखा है, 3 कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है, 3 कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, तो फिर निकालना इजी हो जाएगा एक्स की वैल्यू। अगर मैं इसे आयोनाइज करके लिखूं तो क्या होगा, Cl को मैंने क्या लिख दिया, सपोज बताओ Cl को मैं क्या लिखूं, Cl तो भाई -1 को ही होल्ड करता है ना, कभी -2 को होल्ड किया कभी Cl ने, कभी नहीं। तो Cl जो होगा वो तो -1 को ही होल्ड करेगा, मान लो Cl x है, तो ये वाला कैटाइन वाला सेक्शन होगा। अब ये कैटाइन का है तो मतलब यहाँ पे टोटल अगर XCl है तो यहाँ पे +X चार्ज होगा, ये पूरा का पूरा सेक्शन। ये पूरी बात समझ में आ रही है? मुझे एक्स निकालना है, मुझे इसमें कोबाल्ट का मुझे पता है ऑक्सीडेशन नंबर इज 3,
तो निकालना आसान होगा एक्स की वैल्यू। तो एक्स इक्वल टू क्या, +3 कोबाल्ट का हो गया है ना, चार्ज निकालने अपन, और अमोनिया कितना है तो 0, न्यूट्रल होता है, तो बस 0 × 4। Cl की बात करें तो बच्चों -1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस NO2 की बात करेंगे तो ये भी -1 को रिप्रेजेंट करता है, जरा ये तो कैंसिल हो गया 0। यहाँ पे कितना -2 +1, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, +1 आ जाएगी। आपने निकाला होगा x इक्वल टू +1, अगर x की वैल्यू +1 आएगी तो कितना आसान था। तो यहाँ पे आपका मतलब ये x कितना होगा 1, तो Cl आपका 1 होगा। अगर यहाँ पे 1, टोटल होल चार्ज कितना नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव -1, तो पॉजिटिव कितना हो जाएगा, +1। हो गया आंसर, बिल्कुल सही है। पूरा समझ में आ गया कैसे निकाला मैंने बच्चों, इजी है बिल्कुल, करेक्ट है। चलो सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप बताना। थर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है बच्चों, टेट्रा एंड एक्वा, ठीक है, यस, टेट्रा एक्वा, और लिखा है मैंने डाई क्लोराइडो एंड क्रोमियम, क्रोमियम, और क्रोमियम के साथ बच्चों लिखा है मैंने थर्ड, और लास्ट में लिखा है मैंने आयन, ठीक है। ये है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। देखो क्या दे, टेट्रा एक्वा, टेट्रा लिखा है, एक्वा लिखा है, देन डाई क्लोराइडो लिखा है, लास्ट में क्रोमियम है, थर्ड आयन। आयन का मतलब है कैटाइन या एनायन में से कुछ तो होगा, तो पहले पहचानना स्टार्ट करो। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा बच्चों, पूरा ही होगा, यहां से लेके और यहां तक, ये पूरा का पूरा सेक्शन कोऑर्डिनेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें टेट्रा एक्वा वाला पार्ट क्या है बच्चों, टेट्रा एक्वा हो, क्लोराइडो हो, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके लिगेंड्स हैं। क्या है बच्चों, लिगेंड, सभी बच्चे समझेंगे ध्यान से, लिगेंड्स हैं। इसके बाद सेंट्रल मेटल बच्चा क्रोमियम, तो ये सेंट्रल मेटल आयन हो जाएगा, बस सीधा लिखना है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। यहाँ पे कोई काउंटर आयन तो होगा नहीं, अब इसको लिख लो बेटा। तो कैसे लिखा जाए भाई, सिंपल सा है कि सर क्रोमियम लिख लिया मैंने, ये सब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। वाटर मॉलिक्यूल सर कितना है, 4 है, और क्लोरीन कितना है, क्लोरीन डाई लिखा है, तो आपका Cl2, और इस पे होल चार्ज प्लस या माइनस, बिकॉज यहाँ पे आयन लिखा है। आयन तो बता रहे कि सर कैटाइन भी हो सकता है, एनाइन भी हो सकता है, तो बेटा प्लस माइनस में से मैंने लिखा है एक्स, प्लस या माइनस कुछ तो एक्स हो, इस तरीके से होगा। पूरी बात समझ में आ रही है, ठीक है बच्चों। बिकॉज कॉम्प्लेक्स कैटाइन भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स एनाइन भी होते हैं, आपको तो अच्छे से पता है। तो फिर क्या होना चाहिए, तो निकालें, चलो देखते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों है आपके क्रोमियम का, क्रोमियम कितना है, 3 है, तो 3 से निकालेंगे एक्स की वैल्यू। तो एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हो गया है +3 इंटू, अब टेट्रा एक्वा पे आ जाओ, टेट्रा एक्वा मतलब यहाँ से स्टार्ट करो, है ना। क्रोमियम का 3 हो गया है, एक्वा कितना है 4, वाटर मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, तो 4 × 0 प्लस। नेक्स्ट Cl की बात करें तो 1 इंटू, मतलब क्लोरीन क्या होगा, -1 के साथ होगा, क्लोरीन बच्चों क्या होगा, 2 × -1। इट इज क्लियर, हो गया। तो x की वैल्यू बच्चों ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे सॉरी दिस इज प्लस, ठीक है, प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से -2, ये वाला सेक्शन -2 होगा, इधर से 3, तो आंसर की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, +1 आ गई। x इक्वल टू क्या आ गया, +1। अगर x इक्वल टू +1 आ गया तो हमारा कैटाइन होगा डेफिनेटली, नेगेटिव वाला पार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको क्लियर कर देना और लिखना बच्चों यहाँ पे +1, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर, समझ में आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बच्चों लिखा है मैंने, ट्रिस ब्रैकेट के अंदर इथेन -1, 2 डाई अमाइन, EMIN ही आएगा, डबल M यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट है फिर बच्चों इसमें कोबाल्ट थर्ड, और लास्ट में लिखा है इसने सल्फेट, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बताओ इसका मौलिक ऑफ तो कैसे बच्चों देखें, ट्रिस है ना, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिगेंड आपको दे रखा है, तो लोन ट्रिस यूज किया है, ठीक है। ट्रिस हम 3 के लिए यूज करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा की जगह, ट्राई की जगह ट्रिस। तो कहाँ से कहाँ देखो, मतलब यहाँ से स्टार्ट करें, ये पूरा का पूरा सेक्शन, और फिर इसके बाद कोबाल्ट, और यहाँ ये पूरा का पूरा बच्चों जो येलो कलर से मैंने लाइन कर रखी है अंडरलाइन, ये सारे का सारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बच्चों क्या होता है, लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम। तो ये क्या है, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल आयन है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है तो सेंट्रल मेटल आयन,
यहाँ पे ट्रिस के साथ जो लिखा है इथेन बन टू, ये आपका लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सल्फेट कहाँ पे होगा, ये होगा काउंटर आयन होगा। अब काउंटर आयन के अंदर बच्चों कौन सा होगा, डेफिनेटली सल्फेट कभी पॉजिटिव में नहीं होता है, तो एनाइन ही होता है, ठीक है। चलो सब कुछ समझ लिखते हैं जरा। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या होगा, कोबाल्ट हो जाएगा, है ना। ईएन कितना हो जाएगा, थ्राइस हो जाएगा। बाहर क्या है, सल्फेट। सल्फेट ऑलवेज बच्चों एनायन है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, -2 चार्ज सल्फेट के ऊपर, -2 चार्ज। और सल्फेट कितना है मुझे नहीं पता, एक्स एक्स लिख लिया मैंने। तो एक्स अगर यहाँ पे लिखा है तो उतना ही बेटा प्लस एक्स यहाँ पे होगा। तो मतलब अगर ये एनायन है तो ये क्या होगा, कैटायन होगा। बहुत ही इजी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है फटाफट से। देखो कितने आसान क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। कोबाल्ट, अब कोबाल्ट आपने आपको मैंने करने से सिखाया तो आपको आसान लगेंगे डेफिनेटली। और इसी तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, तो देखेंगे यहाँ से क्या आंसर बनेगा। तो कोबाल्ट का यहाँ पे थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर है, तो एक्स की वैल्यू निकालना कोई दिक्कत नहीं है। एक्स इक्वल टू कोबाल्ट कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। अब कौन आएगा, ईएन आया, एथाइन डायमाइन आ गया। इसके बारे में बताओ जरा कितना होना चाहिए, कितना बेटा, ये तो न्यूट्रल मैं बता चुका हूँ पहले भी। तो 0 इंटू कितना, एक सेकेंड यहाँ प्लस कर लेते हैं, प्लस 0 इंटू ये 3। अब सल्फेट तो बेटा वो तो बाहर निकाल दो, मैं तो एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ, मैं सिर्फ इस कैटाइन को लूंगा, ठीक है, कैटाइन को लूंगा, बाकी पार्ट निकल के आ जाएगा। इसे कैंसिल कर दो तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी सीधी यहाँ पे। अगर एक्स की वैल्यू बच्चों आपकी यहाँ पे जो 3 है वो +3 है, एक्स की वैल्यू आपकी +3 आ गई। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या, इसका मतलब बच्चों क्लियर हो रहा है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, इस एक्स के जाए 3 आ जाएगी। तो मुझे बताओ एक सल्फेट पे चार्ज कितना होता है बच्चों, एक सल्फेट पे चार्ज कितना होता है, -2। 3 सल्फेट पे कितना होगा बच्चों, -6 होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ पा रही है बच्चों, यस, -6, करेक्ट, ओके। तो अब बताओ, अब यहाँ से बहुत से बच्चे सोचेंगे कि सर यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है ना, वो सर एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही थी, 3 आ रही थी। मैं 3 यहाँ पे लिख दूं और 3 यहाँ पे लिख दूं, यहाँ कैटाइन के ऊपर, क्या वो आंसर हमारा सही होगा, बताओ जरा, क्या वो आपका आंसर सही होना चाहिए, बताओ जरा। नहीं होगा, फिर सही आंसर क्या होगा बताओ। अगर अगर आपने अगर आपने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है, ऊपर, तो हम्म, तो पूरे को आप यहाँ पे सिस्टमेटिक ढंग से लिख सकते हो। वो सिस्टमेटिक ढंग क्या होगा कि भाई ठीक है, यहाँ से मैंने आंसर तो निकाल लिया सर, 3 आ गया। अब जरा चेक करते हैं इसके ऑक्सीडेशन नंबर, कोबाल्ट क्या +3 निकल, क्या 3 निकल के आएगा, चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी के बेस पे विथ 3 यहाँ पे चार्ज निकल के आ गया था, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ये तो 3 हो गई, एक्स इक्वल टू यहाँ पे 3। ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा भाई, ऊपर हम चलो ठीक है एक बार यहाँ पे 3 लिख के देखते हैं। अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे 6 होगा, कितना होगा, ओके, इसको मैंने, बिकॉज यहाँ पे कुछ, यहाँ पे आपको पॉइंट तो ये है कि जो एनायन है उसके नंबर्स कितने हैं वो लिखने जरूरी है ना, एनायन के नंबर लिखने जरूरी हैं। तो एनायन के तो आपके 3 निकल के आ गए एक्स की वैल्यू। और एक सल्फेट पे कितना होता है, -2, तो -2 को लिखने की जरूरत आपको है ही नहीं। तो SO4 आपका कितना हो गया है, आपका 3 हो गया है, ठीक है। अब जरा चेक करके देखते हैं। चार्ज को तो बैलेंस ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पे आपका कोबाल्ट क्या आपका 3 निकल के आएगा, जो 3 यहाँ पे दे रखा है। तो देखो क्या होगा, x+3 इंटू, ठीक है, एन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू 3, ठीक है, एक सेकंड, यस, x+0 इंटू 3, सल्फेट कितना है, 3 है, तो 3 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू 0, होगा ना यही। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, ये तो आपका 0 कैंसिल हो गया, ये कितना बचेगा, -6, उधर जाएगा तो कितना होगा, x इक्वल टू क्या है, +6। क्या आपका +6 है ऑक्सीडेशन नंबर, क्या कोबाल्ट का +6 ऑक्सीडेशन नंबर है, बताओ बताओ जरा। अगर आपने ऐसा लिखा है तो 3 इंटू -2 तो करना पड़ेगा ना, x को 3 निकल के आई थी ना। हम्म, यस, यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, अगर आपने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखा कि ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ना, ये कैटाइन वाला सेक्शन, अगर आपने इसको 1 मान के सॉल्व किया ना, तो आंसर आपका सही सॉल्व नहीं बनेगा।
बिकॉज ये तो थ्री कभी कैटायन पे थोड़ी चार्ज लिखते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, नंबर्स लिखते हैं, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर। तो अबे अभी क्या करना पड़ेगा यहाँ पे बच्चों, क्या करना पड़ेगा कि ये जो आपको यहाँ पे एक जो सल्फेट है वो सल्फेट -2 को रिप्रेजेंट करता है भाई, -1 थोड़ी नहीं है। हम लोगों ने भी जितने भी लिगेंड्स की बात करी वो -1 +1 को लेके बात करी थी, यहाँ सल्फेट -2 है। जब सल्फेट -2 है तो नो डाउट ये जो थ्री लिखे जाएंगे नीचे, ये थ्री, तो ये थ्री यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता है, इसको हम +3 यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। ऊपर जो -2 जो लिखा है वो 2 आपका यहाँ पे आएगा नीचे। तो हमारा जो सही बनेगा यार जो है यार, बिकॉज यहाँ पे सल्फेट 2 है ना, सल्फेट का चार्ज कितना होता है -2, ये क्लोराइड वगैरह थोड़ी नहीं है, इसे ध्यान रखना पड़ेगा। जो -2 पर जगह है वो 2 नीचे आएगा, तो सही आंसर बनेगा CO, यहाँ पे En थ्राइस, ये आपके 2 हो जाएंगे, और SO4 ये थ्राइस होगा। अब चेक करके देख लो, अरे बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया सभी को? इजी था बिल्कुल। यस बच्चों, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। यस, नेक्स्ट बच्चों हेडिंग लेते हैं हम लोग, बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ठीक है, तो बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या है? तो बेटा ये जो बार्नर है, कोई बार्नर पढ़ता है, कोई बर्नर पढ़ता है, ठीक है, तो ये वो बार्नर नहीं है बेटा जो डेविड बार्नर ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी, ठीक है, जो इस टीम से खेलते हैं हैदराबाद से, वो डेविड वार्नर नहीं है कि आके बल्ले पे छक्के मारेंगे। ये डेविड वार्नर हमारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर। और ये बात है बच्चों 1892 की, 1892 की बात है। तो इनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, उन एक्सपेरिमेंट की हम चर्चा करने वाले हैं, देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो इन समझेंगे, इन 1892 इनका नाम है बच्चों अल्फ्रेड वार्नर, या बार्नर या बर्नर जो भी बोलो, ठीक है, हमें क्या है, हमें तो इनके बस नाम समझ में आना चाहिए बस, ठीक है, अल्फ्रेड वार्नर, ठीक है। इन्होंने बच्चों कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, वो एक्सपेरिमेंट क्या है वो देखते हैं। वॉज दी फर्स्ट टू स्टडी बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड। सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे, इन्होंने बच्चों क्या करा था, स्टडी की थी बॉन्डिंग के बारे में। और बॉन्डिंग कहाँ पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो कोऑर्डिनेशन हम जनरली क्या होते हैं, ये जो बर्नर भाई साहब हैं इनको हम लोग फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है, इनका नाम आता है फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फादर भी बोले जाते हैं, ठीक है, कल फादर्स डे था, तो फादर्स ऑफ केमिकल आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी इनको बोला जाता है। और इनको नोबेल प्राइज भी बच्चों मिला था इसी एक्सपेरिमेंट के लिए, जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। तो बर्नर जो एक्सपेरिमेंट किया, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग किस टाइप की बॉन्डिंग है, कैसी बॉन्डिंग है, उसको समझा। तो इसकी वजह से ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे 1892 के अंदर, और इनको बच्चों दिया गया नोबेल प्राइज एक्सपेरिमेंट्स के लिए, बॉन्डिंग को बताने के लिए कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग कैसी होती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको भी मिल सकता है कुछ समय बाद, तो बिल्कुल काम करते रहो। तो बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इन्होंने बच्चों क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने कोबाल्ट के कुछ क्लोराइड लिए थे, ध्यान देना, इन्होंने क्या करा था, कोबाल्ट का लिया था क्लोराइड, एक सिंपल सॉल्ट लिया था, सिंपल सॉल्ट, सिंपल कैटाइन सिंपल एनाइन, ठीक है, कोबाल्ट का क्लोराइड लिया और लेबोरेटरी में, और बेटा इन्होंने क्या किया, अमोनिया के डिफरेंट मोल्स लिए। और इस समय अमोनिया के बारे में डिस्कवरी हो चुकी थी, अमोनिया के बारे में सभी को पता था। तो क्या करा इन्होंने, अमोनिया के डिफरेंट मोल्स लिए, और कोबाल्ट का एक सिंपल कॉम्पाउंड COCl3 बार बार करके देखा क्या, कि भाई COCl3 के साथ जब उन्होंने 6 मोल लिया, फिर COCl3 के साथ उन्होंने 5 मोल लिया अमोनिया, तो देखा क्या बनता है। इन्होंने बच्चों फिर लिया इसके 4 मोल्स अमोनिया लिए, फिर उन्होंने लिए 3 मोल्स लिए, फिर इन्होंने बच्चों लिए यहाँ पे 3 मोल्स लिए अमोनिया, सॉरी 2 मोल्स लिए। इस तरीके से उन्होंने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो अमोनिया के मोल्स बदलते गए, COCl3 को उन्होंने सेम रखा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, समझ में आ रही होगी बिल्कुल। सो COCl3 के मोल्स वो उन्होंने सेम रखे, सिंपल सॉल्ट था। अमोनिया के मोल्स बच्चों को, अमोनिया आपके यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट, अमोनिया एज ए सॉल्वेंट उन्होंने लिया था।
और रिएक्शन परफॉर्म करा रहे थे। 6 मोल लिया, 5 मोल लिया, 4 मोल लिया, 3 मोल लिया, 2 मोल लिया। जब जो 6 मोल लिया तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि कंपाउंड बना है CONH3, ठीक है, 6। अब यहाँ कोई बच्चा पूछेगा कि सर उनको कैसे पता चल गया कि 6 अमोनिया अंदर है और 3Cl बाहर है? उनको 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 कैसे पता? क्या उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी? ठीक है, हाँ, तो ऐसा नहीं है। मुझे तो दिखता नहीं, इनको कैसे दिखेगा? देखो बच्चों, वो साइंटिस्ट हैं, उनके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, वो रिसोर्स के साथ बात करते हैं, ठीक है, उनके पास सोर्स होते हैं, उनके पास सारी चीज अवेलेबल थी। तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वो कैसे करते हैं, वो जो लिगेंड्स और कैटाइन आयंस है ना, उनका डिटेक्शन करते हैं, है ना, डिटेक्शन करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉलो करते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा है ना अभी, हम लोगों ने जो, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस करते हैं, उनके बाद वो बताते हैं। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बच्चों पहला कंपाउंड मिला ये जब 6 मोल अमोनिया उन्होंने यूज किए थे। 6 मोल अमोनिया पूरे के पूरे अंदर, 3Cl आपके बाहर। अच्छा, जब 5 मोल्स लिए तो बच्चों क्या देखा उन्होंने, तो उन्होंने पाया कि कोबाल्ट के साथ जो अमोनिया है ना, वो तो बच्चों 5 है, एक Cl अंदर आ गया है, एक Cl आपका बाहर नहीं, 2 Cl बाहर, बिकॉज टोटल Cl कितने हैं, 3। तो उन्होंने देखा भाई कुछ इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म हो रहा, 2 Cl बाहर जा रहे हैं आयनाइजेशन स्पेयर के अंदर, ऊपर 3Cl जा रहे हैं आयनाइजेशन स्पेयर में, यहाँ पे 2 Cl जा रहे हैं, यहाँ पे 3Cl, ठीक है। और जब उन्होंने बच्चों 4 मोल लिए तो क्या देखा कि भाई 2 Cl तो अंदर है, एक Cl बाहर जा रहा है, तो क्या देखा उन्होंने, CO इसके साथ आपका अमोनिया यहाँ पे 4 हो गए हैं, ठीक है, और ये आपका यहाँ से Cl2 और एक Cl आपका बाहर। ऐसा उन्होंने कंपाउंड देखा। मेरी बात सबको बच्चों समझ में आ रही है? अमोनिया के मोल्स कम होते जा रहे हैं, देख लो ध्यान से। फिर उन्होंने बच्चों क्या 2 मोल 3 मोल्स भी लिया, जब 2 मोल लिया तो कंपाउंड क्या पाया, तो 2 मोल के अंदर उन्होंने बता दिया कि भाई कोई भी रिएक्शन नहीं हुई है, नो रिएक्शन। 2 मोल्स जब अमोनिया लिया तो कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं हुई, मतलब कोई भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, कोई भी बॉन्डिंग आपकी डेवलप नहीं हुई अमोनिया के साथ, इस गिवन COCl3 के साथ। जब 3 मोल लिए तो बच्चों क्या हुआ, 3 मोल के साथ देखा उन्होंने कि भाई कोबाल्ट है ना, वो अमोनिया 3 और Cl3 पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्पेयर में सब कुछ प्रेजेंट है, यहाँ पे आयनाइजेशन स्पेयर कुछ भी नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्सपेरिमेंट किया तो करने के बाद वो देख रही थी कि भाई 2 मोल है तो कुछ रिएक्शन परफॉर्म नहीं हुई, 3 मोल से तो रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, 4 मोल से है तो रिएक्शन भी परफॉर्म हो रही है, बॉन्ड बन रहे हैं, कुछ नया कंपाउंड बन रहा है। तो उन्होंने पता क्या देखा, उन्होंने ये समझा कि ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा है कि रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, 2 मोल्स अमोनिया रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा क्या हो रहा है। तो उन्होंने पता क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो सेंट्रल मेटल एलिमेंट है कोबाल्ट, वो कोबाल्ट की जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कोबाल्ट का जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर अमोनिया सेटिस्फाइड करेंगे, वो अमोनिया 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, nth हो सकते हैं। तो जितने अमोनिया के मोल्स उस कोबाल्ट के स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करेंगे, नोबल गैस की तरफ लेके जाएंगे, जितने क्लोज लेके जाएंगे, वो वहां पे अमोनिया रिएक्शन परफॉर्म करेगा। अदरवाइज अगर अगर ऐसे इतने अमोनिया आ गए जो उसके क्लोज नियरेस्ट नोबल गैस के क्लोज जितना लेके जाएगा, तो वो अमोनिया रिएक्शन परफॉर्म करते जाएंगे, और बहुत कम नंबर से आ जाएंगे तो वो उस कोबाल्ट को उस नोबल गैस के क्लोज लेके नहीं जा पाएंगे, दैट्स व्हाई वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये उनका ऑब्जर्वेशन था, मेरा नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये उनका ऑब्जर्वेशन है, उन्हीं के ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ। फिर पूरा ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी, लिखने में उन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया देखते हैं। उन्होंने बताया कि इन ए सेंट्रल मेटल एटम, इन ए सेंट्रल मेटल एटम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, हैज 2 टाइप्स ऑफ बैलेंसीज, 2 टाइप्स ऑफ बैलेंसीज। उन्होंने बोला कि बच्चों 2 टाइप की बैलेंसीज यहाँ पे ऑब्जर्व होती हैं। अब देखो पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट तो आता नहीं कभी हमारी नीट के अंदर, बस जो एक्सपेरिमेंट के जो इनके पॉइंट्स हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट है सिलेबस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो 2 टाइप की बैलेंसी, पहली जो बैलेंसी आई वो थी बच्चों प्राइमरी बैलेंसी, प्राइमरी बैलेंसी, और सेकेंड बच्चों थी उसका नाम था आपका सेकेंडरी बैलेंसी। प्राइमरी बैलेंसी और सेकेंडरी बैलेंसी पे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो प्राइमरी बैलेंसी बच्चों है क्या एक्चुअली में, तो प्राइमरी बैलेंसी देखो है, इसके बारे में बात करते हैं।
देखो प्राइमरी वैलेंसी किसको डिफाइन करती है, किसको सेटिस्फाइड करती है, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो पहला ए पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ये है कि इट इज दैट व्हिच ए मेटल possesses in the formation of its salt, ठीक है, it is satisfied by the negative ion, it is satisfied by the नेगेटिव आयन, ठीक है, नेगेटिव आयन के थ्रू सेटिस्फाइड की जाती है, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी में उन्होंने बोला कि भाई इट इज दैट, एक ऐसा नंबर, ऐसी वैलेंसी है व्हिच ए मेटल पोसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ इट्स सॉल्ट, ठीक है। और जो नेगेटिव आयन है, अब नेगेटिव आयन मिलने वाली बात क्या है, नेगेटिव आयन कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, यस नेगेटिव आयन बच्चों कहाँ मिलेंगे भाई, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करते हैं तो वहीं पे आपको नेगेटिव आयन मिलते हैं। जो हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करते हैं तो हाँ नेगेटिव आयन मिलता है, हाँ बिल्कुल मिल सकता है। लिगेंड आते हैं, नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं। लेकिन जो इसने बोला है कि प्राइमरी वैलेंसी क्या आपका जो लिगेंड है उनके साथ रिप्रेजेंट की जाएगी या जो आपका काउंटर आयन है उसको रिप्रेजेंट की जाएगी, क्वेश्चन उनका ये मतलब पॉइंट ये है। तो प्राइमरी वैलेंसी में यस कोई बताएगा मुझे, सेकेंडरी वैलेंसी, अभी हम प्राइमरी वैलेंसी की बात कर रहे हैं, नहीं अभी सेकेंडरी पे बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम प्राइमरी वैलेंसी की बात कर रहे हैं। यस तो यहाँ पे जो आपके आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर, ध्यान दो, जो आपका आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर जो भी लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं और वो लिगेंड्स अगर नेगेटिव चार्ज को होल्ड करते हैं, लिगेंड नहीं बोल सकते उनको, हम आईएनसी बोलेंगे सीधा, ठीक है, तो वो डेफिनेटली प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करते हैं, वही सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है। एग्जांपल लें कुछ समझाने के लिए, देखो ध्यान देना बच्चों, समझाता हूँ छोटे से एग्जांपल से। देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया है K4FeCN6, है ना, ये कंपाउंड हमें पता है अच्छे से। इसमें से आप जरा ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा। पोटेशियम बच्चों क्या है, पोटेशियम किसको रिप्रेजेंट करेगा, आयोनाइजेशन स्फीयर को, समझो ध्यान से। आयरन बच्चों क्या है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन है। CN यहाँ पे क्या है, साइनाइड बच्चों क्या है, साइनाइड आपका यहाँ पे लिगेंड है, बिल्कुल बात समझ में। 6 यहाँ पे क्या है, 6 आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोई कंफ्यूजन है, बिल्कुल से समझ में आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अब सुनना कि यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी को अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूं तो प्राइमरी वैलेंसी इज एग्जैक्टली टू इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि प्राइमरी वैलेंसी में यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताता हूँ, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। प्राइमरी वैलेंसी से नंबर, ओनली अ नंबर, और वो नंबर बच्चों किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होता है इक्वल टू किसके, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वही प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इसके बारे में अगर बात, तो मैंने भी जस्ट बोला था, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर जो डिफाइन होगा या जो प्राइमरी वैलेंसी का जो नंबर डिफाइन होगा वो ओनली बिकॉज ऑफ, ओनली ड्यू टू, हम लिख सकते हैं ड्यू टू एनाइंस। ड्यू टू एनाइंस मतलब बच्चों नेगेटिव पार्ट, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज ही प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा, नेगेटिव चार्ज ही प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा। और प्राइमरी वैलेंसी का जो नंबर है वो किसके इक्वल होगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, वो इक्वल होगा ऑक्सीडेशन नंबर के। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, सभी को बात समझ में आ रही है। तीसरा पॉइंट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बाहरी कहानी है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इधर की या फिर इधर कहानी है। जब आप कहानी की बात करते हैं तो फ्रंट पे कैटाइंस होते हैं, ठीक है, इधर आपके एनाइन लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो एनाइंस बाद में ही लिखे जाएंगे, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब पता है क्या है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है बच्चों को आयोनाइजेबल होती है, कैसी होती है, अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूं आयोनाइजेबल। जब वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे ना तो आयोनाइज स्फीयर में जो प्रेजेंट नेगेटिव पार्ट स्पीसीज होंगी वो आयोनाइज होती हैं, तो इसलिए प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयोनाइजेबल होती है, आयोनाइज होती हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, ये होती है नॉन डायरेक्शनल। कैसी होती है बच्चों, नॉन डायरेक्शनल। ऐसा क्यों,
क्योंकि बच्चों जो आपके स्पीसीज या लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट होंगे, जो बाहर प्रेजेंट होते हैं, वो बेटा बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के हेल्प से आपके आयोनाइज प्रेजेंट नहीं होते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो मिलता है वो सेंट्रल मेटल एटम और जो यहाँ पे लिगेंड होंगे उनके साथ देखने को मिलता है। बाहर वाले जो यहाँ पे एनाइन होगा, इधर कैटाइंस होगा, वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की हेल्प से प्रेजेंट नहीं होंगे। ये बात आपको समझनी है ध्यान से। तो जब कोऑर्डिनेशन में जो क्या है वो डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन का मतलब क्या कि भाई ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। सपोज बी यहाँ पे क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं। ए क्या है आपका, ए यहाँ से आपका लिगेंड है जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों चले हैं यहाँ से किधर जा रहे हैं, इसकी तरफ। तो किससे किसकी तरफ जा रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है। तो लिगेंड से सेंट्रल मेटल एटम की तरफ जाने का मतलब इट इज डिफाइंड बाय विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दैट्स व्हाई इट इज डायरेक्शनल। ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट भी है, बताऊंगा मैं अभी। तो ये बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये आपका नॉन डायरेक्शनल होता है। ये पूरी बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर? सभी क्लियर समझ में आ रही है? यस। अगर बच्चे नॉन डायरेक्शनल है तो नॉन डायरेक्शनल होने का मतलब जब कंपाउंड की ज्योमेट्री डिसाइड की जाएगी, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री डिसाइड की जाएगी तो उसके अंदर इसका अपना कोई रोल नहीं होगा, ये कोई रोल प्ले नहीं करेगी। मतलब जो आपके आयनेशन स्फीयर के अंदर जो भी आपके नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज प्रेजेंट होंगे वो कभी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं करेंगे। पूरी बात समझ लो ध्यान से। पहला पार्ट किसके इक्वल होगा, प्राइमरी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होगा। सेकंड पॉइंट, ड्यू टू एनाइन, एन की वजह से यहाँ पे आपको डिफरेंट डेफिनेशन में मैंने बताया था, आयनोजेबल होगी। नेक्स्ट बच्चों नॉन डायरेक्शनल होगी जिसकी वजह से इसकी कंपाउंड की जो ज्योमेट्री होगी उसमें कभी भी प्राइमरी वैलेंसी अपना रोल प्ले नहीं करती। पूरी बात समझ में आई? सभी को क्लियर है? ओके, अभी क्वेश्चंस लेंगे, समझ में आएगा बच्चों बेटर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी बैलेंसिंग। तो सेकेंडरी बैलेंसिंग में अगर बात करते हैं बच्चों जरा फटाफट से बताओ, प्राइमरी बैलेंसी किसके इक्वल आती है, ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होती है। प्लीज ध्यान रखना, सेकेंडरी बैलेंसी किसके इक्वल होती है, इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी बैलेंसी किसके इक्वल होती है, रिपीट करो जल्दी से, ऑक्सीडेशन नंबर के। ये किसके इक्वल होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर के। सेकेंडरी बैलेंसी। सेकेंड पॉइंट बच्चों बात करते हैं तो सेकेंडरी बैलेंसी बच्चों किसकी वजह से डिफाइन होती है, वो तो नेगेटिव चार्ज की वजह से डिफाइन थी प्राइमरी बैलेंसी। सेकेंडरी बैलेंसी बच्चों क्या होता है कि भाई जो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो मेटल एटम के पास में जो लिगेंड लगे होते हैं वही सब कुछ डिफाइन करते हैं। अब लिगेंड बच्चों कैसे हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले हो सकते हैं, आपके पॉजिटिव चार्ज वाले हो सकते हैं। तो ये सब के सब आपके सेकेंडरी बैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तीसरा पॉइंट बच्चों, या ये डायरेक्शन बिल्कुल सही, ये डायरेक्शन होंगे बच्चों, बिल्कुल इट इज डायरेक्शनल। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे और डायरेक्शन शो करेंगे। फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, क्या आयोनाइजेबल होंगे, बिल्कुल नहीं, नॉन आयोनाइजेबल होंगे। बिल्कुल भी यहाँ पे आयंस देखने को नहीं मिलेंगे इनके, ये नॉन आयोनाइजेबल होंगे। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट की बात करते हैं, जब ज्योमेट्री डिसाइड की जाएगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तो ज्योमेट्री के अंदर बच्चों ये पार्टिसिपेट करेंगे अपना रोल कि भाई ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कैसी होनी चाहिए। उस ज्योमेट्री को डिसाइड करने के लिए बच्चों सेकेंडरी बैलेंसी आपकी रिस्पॉन्सिबल होगी, बिकॉज सेकेंड बैलेंसी का पूरा की पूरी कहानी है कि वो लिगेंड पे डिपेंड कर रही है। जब लिगेंड पे डिपेंड कर रही है तो आपको समझ में आ रहा है कि बिल्कुल हमारा जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल लिगेंड ही डिफाइन करने वाले हैं। जो पार्ट आयोनाइज हो जाएंगे वो तो डिसाइड करने वाले नहीं है। तो प्राइमरी बैलेंसी और सेकेंडरी बैलेंसी में क्या डिफरेंस समझ में आया? सभी क्लियर हो गया? सभी क्लियर है? और हर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दोनों की दोनों बैलेंसी को सेटिस्फाइड करता है बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? किसी बच्चों को कोई डाउट इसमें? सेकेंडरी बैलेंसी सेटिस्फाइड करती है, हाँ लिगेंड्स के थ्रू ही सेटिस्फाइड होती है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही, परफेक्ट। चलो यस, एग्जांपल लेते हैं। तो बेटा एक्सपेरिमेंट था COCl3.6 मोल ऑफ अमोनिया। जब यूज उन्होंने किए यहाँ पे +6 मोल्स ऑफ अमोनिया, तो यहाँ से क्या बना था कंपाउंड, ये बच्चों बन रहा था CO। उन्हीं के एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, बर्नर्स के एक्सपेरिमेंट की। यहाँ पे अमोनिया आपके 6 हो रहे थे और Cl3। बताओ इस गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपका प्राइमरी बैलेंसी कौन है, सेकेंडरी बैलेंसी कौन, जल्दी बताओ। पीबी नंबर क्या है प्राइमरी बैलेंसी का, और यहाँ पे सेकेंडरी बैलेंसी का नंबर क्या है? अब नंबर जल्दी से बताओ बच्चों। प्राइमरी बैलेंसी यहाँ पे कितनी, ये पार्ट आयोनाइज होगा, चार्ज कितना सर -3, तो यहाँ पे कितना पॉजिटिव में रहेगा, पॉजिटिव में 3 इज द नंबर। सेकेंडरी बैलेंसी का नंबर
सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेकेंडरी वैलेंसी हो गया आंसर। पूरा समझ में आ गया? क्लियर? बिल्कुल सही। अगर अगर मैं क्वेश्चन पूछूं 5 मोल्स अमोनिया लिया था, जल्दी बताओ। 5 मोल्स अमोनिया लिया था, यस 5 मोल अमोनिया लिया था, तो जल्दी से बताओ। हाँ, आपको पता है एक चीज और दिख रही है यहाँ पे कि जो कोबाल्ट है ना वो कोबाल्ट यहाँ +3 की स्टेट में दिख रहा है ना, दिख रहा है ना +3। तो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी देखो 3 ही दिख रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा जल्दी से बताओ। दूसरा पॉइंट मैं ये पूछूंगा यहाँ से कि अगर आपके 5 मोल्स दे रखे थे तो वहां पे क्या बना था भाई, COCl3 के साथ मैंने 5 मोल्स अगर अमोनिया लिए हैं तो यहाँ से हमारा बनाता प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू बर्नर्स थ्योरी CONH3 5, यहाँ पे Cl और 2 Cl बाहर जा रहे थे। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी बच्चों कितनी है, 2 है या 3 है, क्या है बताओ जल्दी से। प्राइमरी वैलेंसी 2 या 3? कितनी होगी? 2 बिल्कुल। आपको यहाँ पे आयोनाइजेशन स्पीड में क्या दिख रहा है भाई, 2 ही तो दिख रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसकी सेकेंडरी वैलेंसी की बात करूं, सेकेंडरी वैलेंसी की बात करूं तो कितना आएगा सेकेंडरी वैलेंसी? 5 तो आपके ये हो गया ना अमोनिया, एक आपका Cl हो गया, 5 + 1 कितना हो गया है 6, वो है ना 6। पूरी बात समझ में आ रही है? करेक्ट है, बिल्कुल सही। अब एक बात सुनना ध्यान से, एक बात बताता हूँ। यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है, यहाँ पे CO के पास चार्ज कितना है +3। बट यहाँ पे आप देखना, ये प्राइमरी बैलेंसिंग में आयनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, पहले वाले केस में 3 3 आया था, यहाँ पे आपको कितना आ रहा है 3, और यहाँ पे कितना आ रहा है 2। बात समझो ध्यान से, कितना आ रहा है 2। तो मतलब ये जो Cl है ना, ये जो Cl दिख रहा है, ये Cl इधर भी पार्टिसिपेट कर रहा है और इधर भी पार्टिसिपेट करेगा, दोनों जगह पार्टिसिपेट करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो Cl अंदर दिख रहा है, ये हो क्या रहा है, ये आपके एक्चुअली में आइसोमर्स वाली कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ मैं, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है तो एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छे समझ लो, ये Cl जो है अंदर वाला Cl, ये अंदर भी सेटिस्फाइड करेगा बैलेंसी को, मतलब ये Cl प्राइमरी बैलेंसी को भी सेटिस्फाइड करेगा और सेकेंडरी बैलेंसी को भी सेटिस्फाइड करेगा। सेकेंडरी बैलेंस सेटिस्फाइड करा तो ये 6 हो गया। पूरी बात भाई, पहले वाले केस में अमोनिया 6 थे, अरे 6 इन अमोनिया 6 थी सेकेंडरी बैलेंसी। आपको मेरी बात ये समझनी पड़ेगी कि प्राइमरी बैलेंसी सेकेंडरी बैलेंसी अगर मैं यहाँ पे आपके डिफरेंट मोल्स लेके आता जाऊं तो प्राइमरी बैलेंसी और सेकेंडरी बैलेंसी में क्या चेंज होता जाएगा, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा अगर आपके ये कंपाउंड सेम है। मैंने पहले बोला था COCl3 आपका क्या है, COCl3 कॉमन कंपाउंड है प्लस आपका यहाँ पे अमोनिया है। आप मोल्स घटाओगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे आपकी प्राइमरी बैलेंसी और सेकेंडरी बैलेंसी में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। सेकेंडरी बैलेंसी में चेंज है, प्राइमरी बैलेंसी में होता क्या है, होता कुछ यूं है कि इनिशियली जो फर्स्ट केस में जितने आपको सेकेंडरी बैलेंसी मिली थी वो सेकेंडरी बैलेंसी कंटिन्यूस उतनी रहेगी, प्राइमरी बैलेंसी भी कंटिन्यूस उतनी रहेगी। बट ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब मोल्स कम होते जाएंगे सॉल्वेंट के तो बाहर जो आयनेशन स्फीयर वाला पार्ट है उसके आपके जो एटम्स है वो अंदर की तरफ शिफ्ट करने स्टार्ट करेंगे, बिकॉज बैलेंसी को तो सेट चार्ज को भी बैलेंस चार्ज को भी सेटिस्फाइड करके रखना है, इसलिए वो अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो ये जो Cl होगा ये दोनों तरफ पार्टिसिपेट करेगा, प्राइमरी के साथ भी और सेकेंडरी के साथ भी। इसलिए इसका आंसर कितना होगा 2 बाहर और प्लस, अभी स्ट्रक्चर बताऊंगा समझ में आ जाएगा। 2 + 1 कितना 3, इसका सही आंसर होगा 3 इज द प्राइमरी बैलेंसी, 6 इज द सेकेंडरी बैलेंसी। दिस इज द करेक्ट आंसर। 2 और 6 मत टिक कर देना, वो गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस, तीसरे केस को समझते हैं। मैंने लिया है COCl3 प्लस लिया है मैंने 4 मोल ऑफ अमोनिया, बताओ जरा क्या आंसर बनेगा। तो अभी मैंने बताया था इनको एक्सपेरिमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। CONH3 कितना 4 हुआ था, Cl2 अंदर आया था, एक Cl आपका बाहर बचा था, यही तो हुआ था, बताओ जरा। अब यहाँ से प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंसी की बात करें तो कितना होगा। अब देखो ध्यान से, आप बोलोगे सर प्राइमरी बैलेंसी मुझे तो सर सिर्फ 1 दिख रही है, ठीक है। सेकेंडरी बैलेंसी सर मुझे यहाँ पे 4 और 2 आपकी 6 दिख रही है, ठीक है। सेकेंडरी बैलेंसी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन प्राइमरी बैलेंसी बच्चों बन नहीं होगी, ये आपके जो 2 Cl अंदर गए हैं यहाँ से आपके आयनेशन स्फीयर से, वो बाहर की तरफ पार्टिसिपेट करेंगे और अंदर की तरफ भी पार्टिसिपेट करेंगे। दैट्स व्हाई इसका आंसर 2 + 1, 2 + 1। तो यहाँ से आपका जो सही ये 2 होगा, 2 + 1 आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से 3। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सभी को, इजी है। एक क्वेश्चन और लेता हूं, ध्यान दो।
क्वेश्चन हम लोगों ने एक पढ़ा था बच्चों को, एक केशियन के साथ मैंने फॉलो किया है, FeCN ट्वाइस, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, ध्यान, यहाँ से जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो EN के बेस पे बनता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बेस पे बनता है, ठीक है। तो यहाँ से इसके 4 मोल्स आते हैं कि आपके केशियन के, तो यहाँ से बन जाता है K4 FeCN6, यही बनता है। इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, जल्दी बताओ, इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी है और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है। तो प्राइमरी वैलेंसी बच्चों इजी है, क्या है बताओ भाई, पोटेशियम तो बाहर है, वो बाहर के बाहर ही है, कोई अंतर नहीं भाई, यहाँ भी पोटेशियम कितने थे, +4 के साथ ये डिफाइन किया जाएगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो मतलब ये पोटेशियम बाहर है तो ये आयोनाइज हो, अगर ये आयोनाइज होंगे तो इसका मतलब यहाँ पे कितना है, प्राइमरी वैलेंसी इज 4। क्या समझ में आ रहा है, प्राइमरी वैलेंसी क्या 4 या 2, सही आंसर हमारा क्या होगा, प्राइमरी वैलेंसी 4 या फिर 2। मुझे तो यहाँ पे 4 दिख रही है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी दिख रही है, तो पूरी 6 दिख रही है, तो 6 में तो बिल्कुल सही है। तो भाई वो तो कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करते, वो तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या प्राइमरी वैलेंसी डिपेंड करती है एनाइन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज के ऊपर, बट यहाँ तो नेगेटिव चार्ज बचे थे पोटेशियम है, तो यहाँ से +4 तो हो नहीं सकती है, तो ये कैंसिल हो गया, 4 तो होगा नहीं, ये एनाइन पे डिपेंड करती है। अब बताओ कितने होनी चाहिए यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी, यस, प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, यस, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 4। मैं ऑप्शन देता हूँ, पहला ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 4। कौन सा होगा, 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन दिए प्राइमरी वैलेंसी, कौन सा आंसर होगा। यस 2, बहुत से बच्चे बोल रहे हैं 2 होगा, 2 क्यों होगा, आप इस कंपाउंड के बेस पे निकाल रहे हो क्या, यहाँ पे इधर से हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जरा ध्यान दो, यहाँ पे मैंने बोला था वो आयोनाइज होते हैं, तो मुझे बताना है ये जो 2 CN दे रखे हैं, ये जो 2 CN है, प्लीज बच्चों ध्यान देना, ये दो जो CN दे रखे हैं, ये 2 CN क्या कर रहे हैं, ये तो सेंट्रल मेटेरियल के साथ सीधा अटैच है, अरे डायरेक्टली अटैच दिख रहे हैं ना, बात समझ में आ रही है। ये पूरे आयनाइज हो सकते हैं दोनों CN नहीं, ये 2 CN हमारे आयनाइज नहीं हो सकते, बट ये वाले दो, अब यहाँ देखो, इधर आ जाओ जरा, यहाँ पे आ जाओ, इसके साथ भी तो देखो, यहाँ पे कितने हैं, 4 CN है, अभी इनिशियली बात कर रहा हूँ, 4 CN है, पानी डालोगे KCN है, बॉन्ड आयोनाइज होगा, आयोनिक बॉन्ड है, यहाँ पे 4 CN माइनस आपको मिल जाएंगे, 4 CN माइनस तो आपको यहाँ से मिले, 2 CN माइनस आपको यहाँ से मिले, भाई ये भी तो सॉल्ट है, वीक सॉल्ट है, आयोनाइज तो होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। यहाँ से मिले 2 CN माइनस, यहाँ से मिले 4 CN माइनस, टोटल मिला के हो गए 6 CN माइनस, वो 6 CN माइनस बन गए लिगेंड, आयरन के साथ अटैच हो गए हैं बेटा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो किया है, स्टेबल हो गया कंपाउंड हमारा, तो 6 हमारी सेकेंडरी वैलेंसी, मतलब टोटल लिगेंड जो है वो आपकी 6 वैलेंसी को डिफाइन कर रहे हैं, बस सेकेंडरी वैलेंसी में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, प्राइमरी वैलेंसी को समझना होता है। तो प्राइमरी वैलेंसी में क्वेश्चन हमारे कि ये 4 CN पे इन पे डिपेंड करेगा कि इन 2 CN पे डिपेंड करेगा, ये तो आंसर 2 हो सकता है या फिर आंसर हमारा 4 हो सकता है, 2 और 4 में से एक होगा, 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, तो इन दोनों में से किसी एक पे डिपेंड, अब क्वेश्चन है कि किस पे डिपेंड करे कि भाई 2 वाला आंसर हो कि 4 वाला आंसर हो, बताओ कौन सा आंसर होना चाहिए, बताओ जरा मुझे, यस, सही आंसर कौन सा होगा, 4, 4 क्यों, क्योंकि ये पोटेशियम से अटैच है, अरे केशियन केशियन तो केशियल की तरह स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, FeCN कैसा है, वीक सॉल्ट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये तो आपका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, आपको आयोनाइज कराना पड़ेगा, बहुत सारा पानी डालना पड़ेगा तभी आयोनाइज होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड यहाँ पे मिलेगा। FeCN की बात करोगे तो ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है नहीं, यहाँ पे कोई इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। अरे स्यूडो हाइड्राइड्स पढ़े थे ना, केसीएल से कंपेयर करो केसीएन को, सब लगभग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, तो इनमें से जो सेंट्रल जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ जो लिगेंड प्रेजेंट होगा, उसके साथ जितने लिगेंड होगी वही आपका प्राइमरी वैलेंसी का नंबर होगा, तो सही आंसर आपका 2 है, 2 इज द करेक्ट आंसर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें आपकी प्राइमरी वैलेंसी 2 है और सेकेंडरी वैलेंसी आपकी 6 है, ठीक है, बिल्कुल सही, 2 इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन और देता हूँ, क्वेश्चन दे रखा है उसमें, आप जरा उसको ध्यान से सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है बच्चों K3, यहाँ पे क्रोमियम है और C2O4, बहुत बार रिएक्शन लिख के देगा,
और इसके साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर लगाया मैंने, क्रोमियम है, C2O4 है, C2O4 4 को अंदर लिखना पड़ेगा, एक सेकेंड, यस, इसको यहाँ पे आपका ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और C2O4 और इसका आपका यहाँ पे थ्राइस है। अब ये गिवन क्वेश्चंस की प्राइमरी वैलेंसी, तो देखो दो तरीके से क्वेश्चंस आता है, रिएक्शन देके पूछेगा, रिएक्शन देके पूछ सकता है प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी, और दूसरा सिर्फ कंपाउंड देके पूछेगा, सिर्फ कंपाउंड देके प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में पूछेगा, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी, बताओ, प्राइमरी वैलेंसी कितनी है और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी। अरे यार, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी, कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसका बस कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पे इसका x ले लो, है ना, क्रोम आपको निकालना है, x लो, x प्लस 0 इंटू 6 प्लस -1 इंटू 3 इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं स्टेटमेंट। ये तो फिनिश होके 0 हो गया, तो x की वैल्यू डायरेक्ट आपकी +3 आ गई, आप उससे भी डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ से इसकी जो प्राइमरी बैलेंसी होगी, प्राइमरी बैलेंसी वो 3, जो सेकेंडरी बैलेंसी होगी वो आपकी 6 हो जाएगी, ठीक है। इसको आप ट्राई करना, ठीक है। थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया, तो आज इसको हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, बाकी जब मिलेंगे तो इस पे और कुछ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसके बारे में हम लोग करेंगे डिस्कस। थैंक यू।